Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today we are going to study about the refraction of light. So what is refraction of light? जब हमारे पास लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है. Mean to say, it is defined as the change in direction of light when it passes from one transparent medium to another of different optical density refractive index. जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी तो वो क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, मीन टू से बैंड हो जाएगी. लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाए वो ट्रांसपेरेंट हो और दूसरा उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो डिफरेंट होनी चाहिए. लेट सपोज़ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. अगर हमारे पास लाइट जो है वो एयर से ग्लास में जा रही है तो वो बैंड होगी. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है, जिसकी वजह से लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है, बैंड हो जाती है. इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर लें अपने साथ कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, ये एमसीक्यूज़ इससे अक्सर आता है पेपर्स में कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कब होती है. जब हमारे पास लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम से ट्रांसलूसेंट मीडियम में जाए या ट्रांसपेरेंट मीडियम से ओपेक मीडियम में जाए. इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जिसमें से करेक्ट और एक्यूरेट जो ऑप्शन होता है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम टू ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है. ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाता है. इसके अलावा हम ये भी याद रखें तो इम्पोर्टेंट है कि बेंडिंग और रिफ्रैक्शन तब होगी जब लाइट जो है वो दो ऐसे मीडियम से पास होके जाए जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट हो, जिसकी एग्जांपल मैंने अभी बताई. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में दोबारा क्या कहते हैं कि ये इसको इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब दो मीडिया होते हैं, दो मीडिया लाइक एयर था एक और एक गिलास था, तो जब एयर से ग्लास में या ग्लास से एयर में जा रही है तो कितनी स्पीड से जा रही है लाइट, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. पीछे हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि जब लाइट जो है दो मीडिया में पास होके जाती है तो उसकी कितनी स्पीड होती है, उसमें मतलब कितनी स्पीड से जाएगी एयर से ग्लास में या ग्लास से एयर में. बेसिकली हम तो आई से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो हम लोग पढ़ेंगे कि एयर से जब कॉर्निया में जाती है, फिर कॉर्निया से एक्वियस में जाती है, एक्वियस से फिर लेंस में जाती है, लेंस से फिर हमारे पास एक्वियस में और विट्रियस ह्यूमर में जा की और फिर रेटिना के साथ स्ट्राइक होती है. तो कितनी स्पीड से लाइट जो है ना आई के अंदर जा रही है उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक हो गया. ये डायमेंशन लेस नंबर है. डायमेंशन लेस नंबर बोलते हैं कि ये दो ऐसी क्वांटिटी के दरमियान में रिलेशन है, दो ऐसी चीज़ों के दरमियान में रिलेशन है कि जिससे इसका यूनिट नहीं आता और ये डायमेंशन लेस नंबर है. ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, जस्ट मैग्नीट्यूड होता है. दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड किस पे करता है, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और दूसरा वेवलेंथ ऑफ लाइट बीम पे डिपेंड करता है. दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्क्राइब हाउ फास्ट अ लाइट बीम ट्रेवल थ्रू अ मीडिया. किसी मीडिया किसको कह रहे हैं, ये एयर हो गया, ग्लास हो गया, ये मीडिया है. लेकिन आई के सेंस में पढ़ रहे हैं तो आई के सेंस में भी हम ये कहते हैं कि एयर से कॉर्निया में जाती है लाइट. ठीक है, कॉर्निया से फिर एक्वियस में जाती है तो वाटर हो गया. एयर, कॉर्निया, फिर वाटर, तो ये डिफरेंट मीडिया है. तो इसमें कितनी बैंडिंग होती है लाइट की और कितनी स्पीड से वो जा रही है तो उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और कितनी बैंडिंग हो रही है उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन. तो यहाँ पर इस स्लाइड्स में हमने तीन बातें पढ़ी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं कि किसी भी मीडिया में जब लाइट पास होके जाती है तो वो कितनी स्पीड से जा रही है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर और दूसरा वेवलेंथ पे. और ये डायमेंशनलेस नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये रेशियो है दो एक जैसी चीज़ों के दरमियान में. फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं कि कितनी स्पीड से लाइट ट्रेवल होके जा रही है. बार बार वही बात रिपीट हो गई. ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहाँ पर बताई हुई है कि लाइट गुजर के जा रही है एयर से वाटर में तो उसमें थोड़ी सी बैंडिंग आई, फिर वाटर से ग्लास में जा रही है उसमें थोड़ी सी बैंडिंग आई, फिर ग्लास से एयर में जा रही है फिर बैंडिंग आई. तो ये बैंडिंग एक्चुअली क्या है, ये रिफ्रैक्शन है. और ये होती क्यों है, क्योंकि दो मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफरेंट होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया. स्पीड के बारे में,
रिफ्लेक्टेड रे पास थ्रू 3 मीडिया, यहाँ पर ये एग्जांपल दे दी। नेक्स्ट हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आते हैं, जिसमें हमारे पास स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, यानी कि वो रे जो पड़ रही है, इंसिडेंट पढ़ना, ठीक है, द रिफ्रैक्टिव रे जो रिफ्लेक्ट बैक होके जा रही है, रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे, मीन टू से गिलास के अंदर जब एक रे जा रही है तो वो इंसिडेंट रे है। अब गिलास से जब निकलेगी तो वो थोड़ी सी बैंड होगी, या गिलास के अंदर जब जाएगी वो थोड़ी सी बैंड होगी, तो उसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। और एक नॉर्मल होती है, वो तमाम जो है सेम प्लेन में होते हैं। मीन टू से इंसिडेंट रे जो स्ट्राइक कर रही है, रिफ्रैक्टेड रे जो रिफ्रैक्ट हो रही है, और नॉर्मल कौन सी होती है कि यानी कि चाहिए तो ये था कि जब एयर से ग्लास में जाए रे तो वो सीधी सीधी जाए, नॉर्मली जाए, लेकिन वो नॉर्मल नहीं जाती, बैंड होके जाती है। तो कहते हैं ये तीनों रेज जो हैं वो एक ही प्लेन में होती हैं, सेम प्लेन में होती हैं। ये एक स्टेप बता दिए स्नेल्स लॉ ने। स्नेल्स लॉ का दूसरा जो पार्ट है वो ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई एंड द रिफ्रैक्शन आर, ये दोनों जो है रिलेटेड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया के साथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया तो बता दिया, स्पीड ऑफ लाइट को कह रहे थे। इसकी एक और डिफिनेशन भी मे बी आगे आ जाए तो वो भी हो सकती है। तो फिलहाल तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडिया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो रिलेटेड होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया के साथ। फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स। लाइट एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से जा रही होती है, और वो किस पे डिपेंड करती है? उस मीडिया की वेलोसिटी पे डिपेंड, सॉरी डेंसिटी पे डिपेंड करती है। अगर हमारे पास जो मीडियम है वो ज़्यादा डेंस होगा तो उससे जो लाइट पास होके जाएगी वो स्लोली पास होके जाएगी। लाइक एयर से ग्लास में जा रही है तो ग्लास तो हमारे पास डेंसर मीडियम है, तो वहाँ पर लाइट जो है वो स्लोली स्लोली पास होके जाएगी। और एयर जो है वो रेयर मीडियम है। अभी अगर हमारे पास ग्लास से एयर में आ रही है लाइट तो उसकी स्पीड जो है एयर में ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो रेयर मीडियम है, और गिलास जो है वो हमारे पास डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है? कम होती है, और रेयर मीडियम में जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये इन्वर्सली रिलेटेड है डेंसिटी के साथ। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमारे साथ डेंसिटी के इन्वर्सली रिलेटेड है। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है और रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। दूसरे वर्ड्स में अगर हम ये कहें, ज़्यादा डेंस में कम होती है और कम डेंस में ज़्यादा होती है। तो ये इन्वर्सली रिलेटेड हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर फिर से बताया हुआ है कि एक रे ऑफ लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो अब क्या होगा? अब केसेस होंगे कि रेयर से डेंसर में जा रही है या डेंसर से रेयर में जा रही है। अगर तो हमारे पास डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जाएगी तो वो क्या होगी? नॉर्मल से अवे जाएगी। मीन टू से लाइट को जाना चाहिए सीधा सीधा, लेकिन वो सीधा सीधा नहीं जा रही, बैंड होके जा रही है। तो ये बैंडिंग डिपेंड करती है मीडियम्स पे। अगर डेंसर से रेयर मीडियम पे जा रही है तो फिर ये हमारे पास अवे बैंड करेगी नॉर्मल से। यहाँ पर देख लें, द रेज ऑफ लाइट डेविएट अवे द नॉर्मल व्हेन गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम। इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, वो ये है कि DAR, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे अक्सर MCQs आता है कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो अवे द नॉर्मल बैंड होगी या टूवर्ड द नॉर्मल बैंड होगी। तो ये आप याद कर लेंगे DAR, इसको डर से याद कर लेंगे। डेंसर से जब रेयर मीडियम में जाएगी तो वो मूव होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसी तरह अगर एक केस आप याद कर लेंगे तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो फिर क्या होगी? फिर टूवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टूवर्ड्स द नॉर्मल, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है? वो ये है कि ये रे ऑफ लाइट देखें, ये ऐसे सीधी सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये सीधी नहीं जा रही है, ऐसे थोड़ी सी बैंड हो रही है, तो अवे जा रही है ना। ये देखें अवे चली गई है, जाना इसको ऐसे चाहिए था लेकिन जा ये ऐसे रही है, तो ये अवे हो गया फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर बता रही हूँ कि डेंसर से जब रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी लाइट। ये MCQs में आता है। ये एक पॉइंट आप याद कर लेंगे तो दूसरा आपको खुद याद हो जाएगा कि अगर रेयर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स जाएगी। ठीक हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास वही बात आ गई जो सेकंड स्टेप मैंने बताया है कि द रे ऑफ लाइट डेविएट टुवर्ड द नॉर्मल व्हेन गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। तो रेयर से जब डेंसर में जाएगी तो क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ मूव करेगी। लाइक ये रे ऐसे है हमारे पास, इसको जाना ऐसे सीधा चाहिए, लेकिन ये थोड़ी सी इस तरफ जा रही है ऐसे, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल जा रही है। और उस केस में क्या था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही थी। लाइक एक रे ऑफ लाइट है, वो ऐसे जानी चाहिए लेकिन वो ऐसे जा रही है, तो ये अवे हो गया। लेकिन अगर वो ऐसे जानी चाहिए और वो ऐसे जा रही है, तो ये टूवर्ड्स द मीडियम जा रही है। ठीक हो गया, ये दो बातें यहाँ पर बता दी गई हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक डिफिनेशन तो मैंने बता दी कि वो मीडियम में, किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। दूसरी इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इन दोनों का कंपैरिजन मीन टू से रेशियो को बोलते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारे पास एक किस में आ गई, मीडियम में, और वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ लाइट एक हमारे पास आ गई, वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारे पास आ गई वैक्यूम में, और वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारे पास आ गई मीडियम में। ये क्या है, ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। तो एक्चुअली ये दो चीज़ों के दरमियान में क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। दिस मेजरमेंट इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। इसको सिंबल एन से डिनोट किया जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। नेक्स्ट हमारे पास यही वाला फार्मूला जो मैंने आप लोग को बता दिया आ गया। फिर एज द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर एज अ मीडियम इज नेग्लेजिबल अंडर नॉर्मल कंडीशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू एयर इनटू मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। जैसे कि हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एयर का वो कितना होता है, निग्लेजिबल है, मेरे ख्याल से 1 होता है। एयर का जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है। इसी तरह डिफरेंट मीडिया का डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। कॉर्निया का हमारे पास कितना होता है, 1.376 होता है। और जितने भी आई के स्ट्रक्चर है उन सब का डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मौजूद होता है। 1.376 कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वैक्यूम का हम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि ये निग्लेजिबल है, इतना ज़्यादा होता नहीं है। यहाँ पर डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। ये अक्सर इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यूज उठा के दे देते हैं। ज़्यादातर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछते हैं कितना होता है, तो वो हमारे पास होता है 1। और यहाँ पर कोई यूनिट यूज़ नहीं हो रहा क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायमेंशनलेस एक वो है क्वांटिटी है, ठीक है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और हमारे पास यूनिट नहीं होता। इसी तरह वाटर का जो है एक्वियस, हमारी आई के अंदर जो एक्वियस होता है, एक्वियस ह्यूमर, उसका 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। कॉर्निया का 1.376 होता है। इसी तरह क्रिस्टलाइन लेंस का हमारे पास 1.386 कॉर्टेक्स का हो गया, और 1.406 जो है वो किसका हो गया, न्यूक्लियस का हो गया। न्यूक्लियस का जो है लेंस के वो ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एज़ कम्पेयर टू द कॉर्टेक्स। फिर हमारे पास क्राउन ग्लास का भी अक्सर पूछ लेते हैं कि कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो 1.52, फ्लिंट ग्लास 1.6, डायमंड 2.6, सबसे ज़्यादा डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये पूरा चार्ट है, कभी भी एग्जामिनर इसमें से कोई भी एमसीक्यू उठा के दे देता है। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग अ रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग जो मीडिया है लाइक कॉर्निया, वाटर, क्रिस्टलाइन लेंस, इन सब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। किससे, रिफ्रैक्टोमीटर से। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। अब रिफ्रैक्शन के बारे में बता रहे हैं कि आपके पास एक प्लेन सरफेस हो। प्लेन सरफेस तो जानते हैं ना, जो रेगुलर सरफेस होती है, जो इरेगुलर ना हो, ठीक है। लाइट पासिंग ओब्लिकली थ्रू अ प्लेन। अब एक बात हो गई यहाँ पर कि जो प्लेन सरफेस होती है उससे लाइट क्या जाती है, ओब्लिकली जाती है। ओब्लिक जानते हैं हमारे पास जैसे 90 डिग्री पे और 180 डिग्री पे ना हो, इसके अलावा 135 45 डिग्री पे हो तो वो ओब्लिक होता है, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या आता है कि ओब्लिकली पास होके जाती है प्लेट ऑफ ग्लास से,
और फिर लिटरली डेविएट हो जाती है। लिटरली आप लोग जानते होंगे कि जो हमारे पास एक लिटरल साइड होता है और एक मीडियल साइड होता है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वो प्लेन सरफेस है, तो लाइट यहाँ से ओब्लिकली आती है और क्या होके जाती है, लिटरली डिस्प्लेस हो जाती है। मैं इस वाले हिस्से को लिटरल पार्ट ले रही हूँ, इस वाले को मीडियल पार्ट ले रही हूँ, तो ये ऐसे डेविएट होके जाती है। तो दूसरी बात यहाँ पर क्या हो गई कि लिटरली डेविएट होती है। एक तो मैंने कहा कि लाइट ओब्लिकली आएगी और लिटरली डिस्प्लेस होगी, ओब्लिकली आई और लिटरली डिस्प्लेस्ड हो गई। फिर क्या कहते हैं, एंड द इमर्जिंग रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। और हमारे पास ये बात भी बता रहे हैं कि जो इमर्जिंग रे होगी वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी। पैरेलल वो उस चीज़ को कहते हैं जो कहीं पे जाके कॉन्साइड ना हो रही हो, लाइक परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल मीन टू से ये लाइन ऐसे जा रही है और ये लिटरली डिविएट हो रही है, तो ये कहीं पे भी इस लाइन के साथ जाके आगे जो है वो कोइंसाइड नहीं करेगी, पैरेलल है, ठीक है। दस द डायरेक्शन ऑफ द लाइट इज़ अनचेंज बट इट इज़ लिटरली डिस्प्लेस। तो कहते हैं डायरेक्शन जो है लाइट की वो चेंज नहीं होगी। मैं आप लोगों को क्लियर डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये प्लेन सरफेस है, यहाँ पर कहते हैं कि ओब्लिकली आ रही है और ऐसे लिटरली डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है। तो डिविएट हो रही है लिटरली और पैरेलल भी है इंसिडेंट रे के। और दूसरा जो डायरेक्शन है लाइट की वो अनचेंज्ड है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही है, जिस डायरेक्शन से आ रही है उसी डायरेक्शन में जा रही है। और बट इट इज़ लिटरली डिस्प्लेस, थोड़ी सी लिटरली डिस्प्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पर तीन बातें आप लोग याद करोगी कि जो हमारे पास प्लेन सरफेस में रिफ्रैक्शन होती है वो किस तरह से होती है कि लाइट एक तो ओब्लिकली आ रही होती है और लिटरली डिस्प्लेस हो रही होती है, और डायरेक्शन जो है वो लाइट जो है अपनी चेंज नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पर तीन सिंपल सी बातें थी। नेक्स्ट हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल साइडेड स्लैब ऑफ ग्लास। पैरेलल साइडेड स्लैब ऑफ ग्लास है, तो यहाँ पर कहते हैं रिफ्रैक्शन किस तरह से हो रही है। इंसिडेंट रे जो है यहाँ पर देखें आ गई है और ये नॉर्मल है, ठीक है। इंसिडेंट रे यहाँ से आई, यहाँ पर अंदर गई, थोड़ी सी बेंड हुई, ये स्ट्रेट है, इसको ऐसे जाना चाहिए लेकिन ये ऐसे जा रही है। तो ये डबल जो पैरेलल साइडेड वो है गिलास है, उससे इस तरह से रिफ्रैक्शन होती है। इसमें तो कुछ याद करने की बात है नहीं, इसको स्किप कर देते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कर्व्ड इंटरफेस, पहले हमने प्लेन सरफेस के बारे में पढ़ा था, अब कर्व्ड इंटरफेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि कोई कर्व्ड सरफेस होगी तो उससे रिफ्रैक्शन कैसे होगी लाइट की। लाइट पासिंग अक्रॉस द कर्व्ड इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ओबेज स्नेल्स लॉ। सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन के बारे में ये पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन तभी होगी जब स्नेल्स लॉ फॉलो होगा, ठीक है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। तो जब कर्व्ड सरफेस होगी तो अगर दो आपके पास ऐसे मीडिया हैं जिनकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं वो डिफरेंट है, तो जब लाइट एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जाएगी तो वो रिफ्रैक्शन करेगी और ओबे करेगी स्नेल्स लॉ को। तो हमारे पास कन्वेक्स स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस causes convex spherical curved surface causes parallel light to converge to a focus if n2 is greater than n1 or to diverge as form a point focus if n2 is less than n1। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर MCQs इससे आ जाते हैं। 3 टाइप के MCQs इसमें बन सकते हैं। कन्वेक्स स्फेरिकल कर्व्ड है आपके पास, कन्वेक्स तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है। कन्वेक्स स्फेरिकल लाइक दिस, कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स मिरर होता है, इनमें से अब कह रहे हैं कन्वेक्स स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। काजेस पैरेलल लाइट टू कन्वर्ज, पैरेलल लाइट आ रही है इसमें, पैरेलल लाइट आ रही है ऐसे, ठीक हो गया। और ये क्या हो रही है, कन्वर्ज टू फोकस, और ये कन्वर्ज होगी, यहाँ पर आके ये कन्वर्ज होगी, डाइवर्ज नहीं होगी। पैरेलल रेज ऑफ लाइट ऐसे आएंगी और यहाँ पर एक पॉइंट पे क्या होंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। सॉरी मेरे डायग्राम इतने अच्छे नहीं हैं बट समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि लाइट जब ऐसे पैरेलली आएगी तो लाइट्स तो ये यहाँ पर क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। कन्वर्ज कब होंगी, इसके भी केसेस हैं, जब n2 जो है वो ग्रेटर होगा n1 से तो ये क्या होगी, कन्वर्ज होंगी। जब n2 हमारे पास स्मॉलर होगा n1 से तो ये क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी।
N2 और N1 क्या चीज़ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास कन्वेक्स सरफेस है। जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट इससे आएंगी तो ये कन्वर्ज करेंगी। जब हमारे पास N2 जो है वो ग्रेटर होगा N1 से। N2 और N1 क्या है? N2 सेकंड जो ऑब्जेक्ट है, सेकंड जो मीडिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और N1 जो है वो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? फर्स्ट वाले मीडिया का। लाइक ये हमारे पास यहाँ पर एयर है, ठीक है, ये हमारे पास N1 हो गई। और फिर ये जब अंदर जा रही है कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से, और यहाँ पर एक ऐसा मीडिया है जो दूसरा कोई मीडिया है, लेट सपोज हमारे आई के अंदर एयर से कॉर्निया के अंदर चली गई, तो एयर एक मीडिया हो गया और कॉर्निया दूसरा मीडिया हो गया। तो एयर का हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1 है। और कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.376 है। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया? मीडिया 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया ना। तो ये लोग यही बता रहे हैं कि जब मीडिया 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी और कन्वेक्स मिरर से पास होकर जाएगी तो वो कन्वर्ज होगी। वो क्या होगी? कन्वर्ज होगी। अब दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरी एग्जांपल में ये लोग क्या कह रहे थे कि एक हमारे पास है कन्वेक्स मिरर, ठीक है, वहाँ से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हैं, वो अब डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है, वो क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही हैं। तो डाइवर्ज किस केस में होंगी? जब हमारे पास N2 जो है वो क्या होगा? स्मॉलर होगा N1 से। लाइक कॉर्निया से एक्वियस में जा रही है। कॉर्निया का हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.376 और एक्वियस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.336। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है हमारे पास? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब हमारे पास फर्स्ट मीडिया का ज़्यादा है और सेकंड मीडिया का जो है वो कम है। तो हमारे पास जब ऐसा केस हो कि पैरेलल रे ऑफ लाइट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पे स्ट्राइक करें तो वो डाइवर्ज होंगी। कब? जब हमारे पास N2 जो है वो N1 से स्मॉलर होगा। अब एक और केस भी है जो यहाँ पर डिस्कस नहीं हुआ, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो ये है कि N2 अगर हमारे पास N1 की इक्वल होगा तो हमारे पास ना कन्वर्जेंस होगी और ना ही डाइवर्जेंस होगी, बल्कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट पैरेलल ही गुजर के चली जाएंगी। तो ये MCQs में आप लोगों से पूछा जाएगा कि N2 जब N1 के बराबर होगा, इक्वल होगा, तो हमारे पास कन्वर्जेंस होगी, डाइवर्जेंस होगी, या पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो हैं वो इसी तरह से पास होकर चली जाएंगी। तो आप लोग सेलेक्ट करोगे कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट इसी तरह पास होकर चली जाएंगी, नो कन्वर्जेंस एंड नो डाइवर्जेंस अकर। दूसरा केस आप लोगों को इस तरह से देंगे कि जब हमारे पास N2 ग्रेटर होगा N1 के तो तब क्या होगा? तो आप लोगों ने एक केस याद रख लेना है। मैं हमेशा ये याद रखती हूँ कि जब N2 N1 से ग्रेटर होता है तो कन्वर्जेंस होती है। तो दूसरा तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। वो कैसे? कि जब N1 जो है हमारे पास, ठीक है, अब कह रहे हैं कि N1 जो है वो क्या हो हमारे पास? डाइवर्जेंस कब होगी? पहले तो ये कहा था कि N2 जब N1 से बड़ा हो तो कन्वर्जेंस होगी, फिर N2 जब हमारे पास N1 से छोटा होगा तो क्या होगी? कन्वर्जेंस होगी। तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने याद कर लेने हैं। तो ये N1 जो है ये फर्स्ट मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N2 जो है ये सेकंड का है। लाइक ये 1 था, ये 1.376 था। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ये एयर का था, ये कॉर्निया का था। तो जब एयर से कॉर्निया में आ रही थी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था, इसी वजह से तो रेज ऑफ लाइट हमारे पास रेटिना पे कन्वर्ज हो रही थी। लेकिन जब ऐसे हो जाए कि कॉर्निया से एक्वियस में जा रही है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ये एग्जांपल दे रही हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कॉर्निया का अब क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, और दूसरे वाले का जो है वो कम हो गया। तो इस केस में डाइवर्जेंस होगी। तो ये पॉइंट याद कर लें, ये MCQs में अक्सर आ जाते हैं ये 3 पॉइंट्स। रिफ्रैक्टिव पावर को हम लोग वर्जेंस पावर भी बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव पावर क्या है? कि लाइट को रिफ्रैक्ट करने की, लाइट को बेंड करने की पावर, इसको वर्जेंस पावर बोल रहे हैं। वर्जेंस पावर, रिफ्रैक्टिंग पावर, और इसके अलावा वर्जेंस के और भी हमारे पास आगे नेक्स्ट फार्मूलाज भी होंगे। तो सरफेस पावर को कैलकुलेट करने का फार्मूला है N2 माइनस N1 ओवर R। N2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का, N1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम का, जो कि मोस्टली एयर को ही लेते हैं, और R जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर आपके पास N2 और N1 गिवन हो और रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन हो तो उससे आप हमारे पास क्या कर सकते हैं? सरफेस पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सरफेस पावर का जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है, और R को जो है वो हम मीटर्स में लेते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन।
सरफेस पावर जो है वो पॉजिटिव होती है फॉर कन्वर्जिंग सरफेसेस एंड नेगेटिव इन साइन फॉर डाइवर्जिंग सरफेसेस। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि जो कन्वर्जिंग सरफेसेस होती हैं उनमें सरफेस पावर पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, तो आप कहेंगे पॉजिटिव होती है। अगेन दूसरा एमसीक्यूज बन सकता है कि अगर हमारे पास डाइवर्जिंग सरफेस है तो बताएं कि जो सरफेस पावर होगी वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, तो वो नेगेटिव होती है। फिर हमारे पास एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया इज़ एन एग्जांपल ऑफ सच अ रिफ्रैक्टिव। फिर हमारे पास कॉर्निया के बारे में बता रहे हैं कि जो एंटीरियर सरफेस है कॉर्निया की वो भी हमारे पास मोस्टली जो रिफ्रैक्टिंग पावर होती है आई की वो किस पे डिपेंड करती है, कॉर्निया पे ही डिपेंड करती है, जो कि सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव पावर होती है। और वो किस चीज़ की है, कॉर्निया की है। कितनी होती है, 43 डायोप्टर्स। इसी तरह लेंस की 15 डायोप्टर्स। तो ज़्यादा रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा आई के अंदर किस स्ट्रक्चर में होती है, कॉर्निया में होती है। ठीक हो गया। हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के रिफ्रैक्टिव जो सरफेसेस हैं आइज़ में मौजूद होते हैं। एक कॉर्निया, दूसरा लेंस, तीसरा विट्रस, चौथा जो है वो एक्वियस ह्यूमर। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि हाउ मैनी refracting surfaces are there in the eye. So there are 4 refracting surfaces. Number 1 cornea, number 2 lens, number 3 vitreous और number 4 aqueous humor. Aqueous humor और vitreous जो है वो बहुत कम contribute करते हैं refracting surfaces में, और सबसे ज़्यादा जो contribute करता है वो cornea है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 90 डिग्री इज़ नोन एज क्रिटिकल एंगल। मतलब एक लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे, वो बनाती है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। अक्सर वाइवा ऑस्पिस वगैरह में क्रिटिकल एंगल के बारे में एग्जामिनर्स पूछते हैं, तो आगे डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। लाइक दिस, ये हमारे पास एक सरफेस है, यहाँ पर एंगल ऑफ ये एक रे आएगी और ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। फिर से बता देती हूँ, एक रे आ रही है इस तरह से और ये रिफ्रैक्ट हो रही है 90 डिग्री पे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस for which the angle of refraction is 90 degree is known as critical angle. Mean to say ये एयर है, एयर से रे ऑफ लाइट जा रही है और दूसरे जो मीडियम है उसके अंदर एंटर हो रही है। यहाँ पर देखें इस साइड पे जो है ये एक मीडियम है, एयर। ठीक हो गया। यहाँ से लाइट जा रही है दूसरे मीडियम के अंदर। तो जो इंसिडेंट एंगल है जिसके लिए रिफ्रैक्टेड जो रे है वो 90 डिग्री पे है, तो उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। दोबारा से डिफिनेशन पे चले जाते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो दोनों का एंगल ही ले रहे हैं। इसका एंगल हमारे पास ये वाला और ये इसका एंगल, तो कहते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 90 डिग्री इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। इम्पोर्टेंट है वाइवा ऑस्पिस के लिहाज से। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, क्रिटिकल एंगल की डिटेल आती है। द क्रिटिकल एंगल इज डिटरमाइंड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द मीडिया इन्वॉल्व्ड एंड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग स्नेल्स लॉ। क्रिटिकल एंगल को हम स्नेल्स लॉ को यूज़ करते हुए हम क्रिटिकल एंगल को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों जो मीडिया है उनके दरमियान में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बारे में पता हो। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही है ये दोबारा से एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। कभी हमारे पास क्रिटिकल एंगल मांग लेते हैं टीयर फिल्म का कि बताओ टीयर फिल्म का क्रिटिकल एंगल कितना है। कभी हमारे पास टीयर वो मांग लेते हैं क्रिटिकल एंगल के बताओ क्राउन ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। द क्रिटिकल एंगल फॉर द टीयर फिल्म एयर इंटरफेस इज़ 48.5 डिग्री एंड फॉर क्राउन ग्लास एयर इंटरफेस द क्रिटिकल एंगल इज़ 41। ये मुझे हमेशा से पूछ जाते हैं और ये हमेशा से एमसीक्यूज़ में आते हैं। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड्स द क्रिटिकल एंगल। मतलब अब 90 डिग्री का एंगल ना बनाए, 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बनाए।
तो उसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। When the angle of incidence exceeds the critical angle, then the light is reflected into that medium is called the total internal reflection। कह रहे हैं कि अब इस तरह से हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल है उससे ज़्यादा हो जाए, इतना ज़्यादा हो जाए कि अब वो उसी मीडियम के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किन केसेस में होगी, कब होगी, ठीक है। द लाइट मस्ट बी ट्रेवलिंग फ्रॉम अ मोर डेंस मीडियम इनटू अ लेस डेंस मीडियम दैट इज ग्लास टू एयर। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं ना कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जब लाइट जाए, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाती है तो क्या होती है, हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जब लाइट हमारे पास ट्रेवल करके जाती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो हमारे पास क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। अगेन ये हमारे पास एमसीक्यूज़ में हर बार आता है, फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का कि जब हमारे पास डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाती है तो क्या होगा, तो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। या फिर इसको इस तरह से भी ट्विस्ट करके दे सकते हैं कि जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगी, तो हम कह सकते हैं कि जब डेंसर से रेयर में जाएगी। और इसके अलावा ये भी दे सकते हैं मोर डेंस टू लेस डेंस, लेकिन ज़्यादातर डेंसर टू रेयर करेक्ट ऑप्शन में मेंशन होता है। तो इतना आसान सा टॉपिक और इससे 10 करोड़ एमसीक्यूज तो बन गए। द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं कि क्रिटिकल एंगल से जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो और दूसरे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए तो हमारे पास क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास देखें, यहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो और अपने ही मीडियम के अंदर ही, उसी मीडियम के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाए या रिफ्लेक्ट हो जाए, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कभी एमसीक्यूज़ में आया तो नहीं है, लेकिन देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो जानते हो ना कि कोई सरफेस, रिफ्लेक्शन तो बाउंसिंग बैक को कहते हैं ना, जैसे यहाँ पर आई लाइट और यहाँ से फिर बाउंस बैक हो गई, तो इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं कि ये दो मीडियम है, ये इंटरफेस है, एक से जब दूसरे में जाएगी तो बैंड होगी। रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, यहाँ पर जाएगी और यहीं से वापस रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी। बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्शन बोलते हैं और बेंडिंग ऑफ द लाइट को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन होती है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाता है, एक्सीड हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर देखें द एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड्स द क्रिटिकल एंगल, तो लाइट उसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है रिफ्रैक्ट होने के बजाय, लाइक दिस। ये वाला डायग्राम देखें, यहाँ से यहाँ पर नहीं गई और ना ही बैंड हुई, बल्कि इधर ही से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है कहाँ कहाँ पर, किन किन चीज़ों में इसका यूज़ होता है हमारे पास। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। इसके अलावा जो प्रिज्म्स हैं वो क्या करते हैं, एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर्स हैं, और वो ये रिफ्लेक्शन किसकी वजह से करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से करते हैं। इसके अलावा ये जो केबल्स वगैरह होती हैं जिसमें फ़ाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं, यहाँ पर हमारे पास लाइट को डिलीवर किया जाता है रिमोट सोर्सेज में, रिमोट सोर्सेज से टू अ पॉइंट वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, तो इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। इसके अलावा हमारे पास जो सर्जिकल इंट्राओकुलर लाइट सोर्सेज हैं ये, एंड द ट्रांसमिशन ऑफ लेज़र लाइट है फ्रॉम द लेज़र ट्यूब टू द डिलीवरी सिस्टम ऑफ द लेज़र स्लिट लैम्प, इन सब में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज़ होती है। मीन टू से जो सर्जिकल इंट्राओकुलर लाइट है उसमें और लेज़र स्लिट लैम्प में जो लाइट यूज़ होती है उसमें, प्रिज्म्स में, फाइबर ऑप्टिक केबल्स में और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज़ होती है।
रेनबो आ गई। रेनबो में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है और डिस्पर्जन होती है। जब हमारे पास सनलाइट एक रेन ड्रॉप में आता है तो उसमें क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है और डिस्पर्जन होती है इनटू स्पेक्ट्रल कलर्स, मतलब डिफरेंट कलर्स डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के। इन सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस तरह से होती है कि वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होती है तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है जो रेन ड्रॉप है उसके अंदर। फिर जो डिस्पर्स लाइट है वो फाइनली क्या हो जाती है, इमर्ज हो जाती है इनटू वेवलेंथ और कलर जो डिफरेंट एंगल बनाते हैं हॉरिजॉन के साथ। यहाँ पर बताया गया है कि सनलाइट से जो है वो लाइट आती है, रेन ड्रॉप पे पड़ती है, उसके अंदर डिस्पर्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, जिसकी वजह से डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ कलर्स जो हैं स्पेक्ट्रल कलर्स वो बनते हैं और हमें सूरज के दूसरे साइड पे रेनबो जो है वो दिखाई देती है। और ये जो है बहुत नैरो नैरो पेंसिल जितनी जो है वो एक एक वो बनाती है ना, रो बनाती हैं एक कलर। ठीक है, फिर जो होल रेनबो है वो रिज़ल्ट होती है किस चीज़ का, मतलब रेनबो में जो बनता है वो सिर्फ एक रेन ड्रॉप में डिस्पर्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं बनता, बल्कि बहुत सारे ड्रॉप्स होते हैं जिन पे सनलाइट आती है, डिस्पर्शन होती है उन ड्रॉप्स में और इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, तो तब जाके वो बनता है क्या, रेनबो बनती है। ठीक है, यहाँ पर ये फिर से बता दिया गया डायग्राम है। फिर वॉयलेट का तो आप सबको पता होगा कि इसकी वेवलेंथ कम होती है, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो कहते हैं रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से रेड कलर जो है वो ऊपर बनता है सबसे और वॉयलेट कलर जो है वो नीचे बनता है। लेकिन ये प्राइमरी रेनबो में इस तरह होता है, अगर दो रेनबोज़ बने तो फिर उसमें रेड कलर नीचे आ जाता है और जो वॉयलेट कलर है वो ऊपर आ जाता है, लाइक दिस। ठीक है, एंड दैट वाज ऑल अबाउट द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। अगर कहीं से समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चंस अपने ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू गाइस एज सून एज पॉसिबल। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो